आईपीएल मैच फिक्सिंग की ये वो कहानी है जिसमें आईपीएल की दो बड़ी फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पे लगा 2 साल का बैन। कई प्लेयर्स के करियर हुए खत्म, इवन धोनी तक पे उठा दिया गया फिक्सिंग करने का आरोप। आइए डिटेल में समझते हैं 2013 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल को द अनटोल्ड क्रिकेट स्टोरीज के एपिसोड 1 में। 2012 के टाइम मैच फिक्सिंग अपने पीक पे थी। कई सट्टेबाज प्लेयर्स के साथ में बॉन्ड बना के मैच फिक्सिंग करने की कोशिश करते रहते थे। उस टाइम पे किसी का भी ध्यान मैच फिक्सिंग की तरफ नहीं था क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर अभी तक मैच फिक्सिंग में फंसा नहीं था, तो मीडिया भी इस टॉपिक को भाव कम देता था। 2012 में 5 प्लेयर्स टीपी सुदिंद्रा, मोनिश मिश्रा, अमित यादव, सलभ श्रीवास्तव, अभिनव बाली, ये सारे कम नाम वाले प्लेयर्स पकड़े गए थे एक मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में, जहाँ पे टीपी सुदिंद्रा ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने एक डोमेस्टिक मैच के अंदर इंटेंशनली नो बॉल डाली थी एक बुकी के कहने पे, और वो ऐसा कई बार कर चुके हैं। ये चीज वो बड़े चौड़ में बता रहे थे। ये सब जब बीसीसीआई देखती है तो उनको लाइव बैन दे देती है। फिर मोनिश मिश्रा ये बताते हैं कि पुणे वॉरियर्स की जो आईपीएल टीम थी उन्होंने उनको ब्लैक मनी दिया था, 30 लाख रुपए पेपर पे दिखा के उनको 1.45 करोड़ रुपीस पे किए थे। और ऐसा करना किसी भी फ्रेंचाइज के लिए एक बहुत बड़ा वायलेशन है। वो ये तो एडमिट नहीं करते कि उन्होंने कोई फिक्सिंग की है, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि फिक्सिंग बड़ी आम चीज है आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में। उनको भी बीसीसीआई पकड़ने के बाद 1 साल का बैन देती है। भाई अमित यादव एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने पैसे लिए थे अंडर परफॉर्म करने के लिए, और छोटे टूर्नामेंट्स में ये आम बात है, वो भी अग्री करते हैं और उनको भी 1 साल का बैन मिलता है। वही सलभ श्रीवास्तव ने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी एक बुकी से उनके हिसाब से बॉलिंग करने के लिए, इसीलिए 5 साल का बैन उन्हें भी मिलता है। अभिनव बाली ने सिर्फ बोला था कि वो जानते हैं फिक्सिंग हो रही है, बस ये बोलने के लिए ही उनको बीसीसीआई ने 1 साल का बैन दे दिया था, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहती थी कि कोई भी प्लेयर इस मुद्दे के बारे में बात करे जिस वजह से क्रिकेट की इमेज खराब हो। अभिनव बाली की बात करें तो उनका केस तो मेरे को थोड़ा इनजस्टिस वाला लगा, लेकिन बाकी सबका बैन बिल्कुल जस्टिफाइड था। लेकिन मीडिया में इन सारे केसेस को बड़ी हाइप नहीं मिलती क्योंकि बड़े नाम नहीं थे। लेकिन बात करें इन प्लेयर्स के करियर की तो वो हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। अब इन प्लेयर्स के ऊपर बीसीसीआई ने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की थी। बीसीसीआई इंटरनली इस मैटर को सॉल्व कर देती है प्लेयर्स को बैन करके, इसीलिए पुलिस भी इस केस के अंदर ओपनली इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंटरनली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको जानना था कि ये मैच फिक्सिंग के तार कहां तक जाते हैं। साल 2013 आता है, अप्रैल में आईपीएल शुरू होना था। अब आईपीएल के अंदर तो पैसा, फेम, ग्लैमर सब था, तो पुलिस को तो पूरा शक था कि इतना सब चल रहा है तो मैच फिक्सिंग भी कहीं ना कहीं चली रही होगी। फरवरी और मार्च के महीने में ही दिल्ली पुलिस ने अपना नेटवर्क बनाना चालू कर दिया था, और उस नेटवर्क ने बुकीज को टारगेट करना चालू कर दिया था। बुकीज की डिटेल, कहाँ काम बना रखा है, और सबसे मेन उनके नंबर्स को टैप करना चालू कर दिया। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। अब कॉल टेपिंग चालू थी तो सबूत निकलना भी शुरू हुए। तब सबसे बड़ी खबर यही निकल के आती है कि आईपीएल के अंदर इस साल अंडरवर्ल्ड के लोग मैच फिक्सिंग पे पैसा लगाने वाले हैं। आईपीएल में अंडरवर्ल्ड के लोग प्लेयर्स के साथ मिलके मैच फिक्सिंग करने वाले हैं इस साल। आईपीएल फिर चालू हो जाता है, लेकिन कोई बड़ा सबूत हाथ नहीं लग रहा था। हालांकि फिर कुछ टेपिंग्स निकल के आती हैं जिनके अंदर कुछ हिंट्स होती हैं। सबसे पहले रिस्ट बैंड को चेंज करना या टॉवेल लगा के ओवर करना, ऐसी बातें करते बुकीज नजर तो आ रहे थे, लेकिन पुलिस को तलाश थी किसी बड़े नाम की। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन अपनी चला के बैठी थी, और उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा सबूत मिलता है कि किसी एक नंबर से लगातार आईपीएल के दौरान पाकिस्तान में बात की जा रही है। मुंबई पुलिस फिर उस नंबर की डिटेल्स पता लगाने की कोशिश करती है। फिर जो नाम निकल के आता है वो होता है असद रौफ। असद रौफ जो उस टाइम पे आईपीएल में एम्पायरिंग कर रहे थे। सिर्फ आईपीएल नहीं, 2006 से वो आईसीसी के इलाइट पैनल ऑफ अंपायर्स का पार्ट रहे थे, और एक बहुत ही बड़ा नाम थे जो शक के दायरे में आ चुके थे। वापस अब हम दिल्ली जाएं तो वहाँ पे कॉल टैपिंग निकल के आती है, जिसमें बुकी बता रहा होता है कि प्लेयर दूसरे ओवर में टॉवेल लगा के इंडिकेशन देगा कि ये ओवर वो हमारे अकॉर्डिंग करने वाला है। उससे पहले कुछ टाइम भी देगा बैटिंग सेट करने के लिए। दूसरे टैप कॉल में पता चलता है कि प्लेयर 2 बार टी शर्ट को उठा के इंडिकेशन देगा, और तीसरा कॉल टैप हुआ जिसमें बुकी प्लेयर से पैसे वापस मांग रहा था, क्योंकि वो प्लेयर इंडिकेशन देना भूल गया था ओवर डालने से पहले। अब ये जो कॉल टैपिंग थी ये 5 मई 2013 और 9 मई 2013 के मैचेस से पहले की थी, तो दोनों मैचेस को यहाँ पे ध्यान से एनालाइज किया जाता है। पहली चीज जो वो नोटिस करते हैं वो ये थी कि दोनों मैचेस के अंदर राजस्थान रॉयल्स की टीम शामिल थी, और फिर जब मैचेस देखे जाते हैं तो पूरा केस क्लियर हो जाता है।
5 मई 2013 के पुणे वॉरियर्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स के ऑफ स्पिनर अजीत चंडेला ने अपने दूसरे ओवर में 13 से ज्यादा रन दिए लेकिन कोई इशारा नहीं किया था। वहीं 9 मई 2013 के मैच के दौरान उन्होंने 2 बार टी शर्ट उठा के और रिस्ट बैंड को हिला के इंडिकेशन दिया और फिर उस ओवर में उन्होंने 13 से ज्यादा रन दिए थे। वहीं 15 मई 2013 को मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अंकित चौहान जो राजस्थान रॉयल्स के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो टॉवेल लगा के इशारा करते हैं और 15 रन देते हैं। दोनों प्लेयर्स के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। तो अब दिल्ली पुलिस के पास मौका बहुत बड़ा आ गया था। लेकिन एक चीज और नोटिस की दिल्ली पुलिस ने जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा नाम सामने आया, श्रीशांत। श्रीशांत इंडियन क्रिकेट के उस टाइम के प्राइम बॉलर थे। उन्होंने भी 9 मई 2013 के मैच में दूसरा ओवर डालने से पहले टॉवेल लगाया और थोड़ी देर वार्म अप किया और 13 रन भी दिए उस ओवर में। दिल्ली पुलिस ने फिर से चेक किया कहीं गलती तो नहीं कर रहे वो, क्योंकि श्रीशांत के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले उनको सबूत पुख्ता चाहिए थे। तो वो एक और चीज नोटिस करते हैं कि उससे पहले ओवर में उन्होंने टॉवेल नहीं लगा रखा था और तीनों प्लेयर्स में एक चीज कॉमन थी कि सिग्नल दिया और उसके बाद 13 रन से ज्यादा दिए ओवर के अंदर। फिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के 2 ऑफिसर्स मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं उस दिन श्रीशांत अपने टीम के होटल में नहीं थे, वो अपने दोस्त जीजू जनार्दन के साथ में दूसरे होटल में थे। जीजू जनार्दन को भी उस टाइम पे मैच फिक्सिंग का मास्टरमाइंड और एक बिचौलिया माना जा रहा था। जीजू जनार्दन की बात करें तो वो पहले एक क्लब क्रिकेट के प्लेयर थे केरला में। लोकली केरला के अंदर उन्होंने काफी क्रिकेट खेली थी। बाद में वो श्रीशांत के दोस्त बनते हैं और अपने आप को एक पर्सनल ट्रेनर बताते हैं श्रीशांत का और हर जगह उनके साथ ही पाए जाते हैं। सो श्रीशांत और जीजू जनार्दन दोनों को ही दिल्ली पुलिस वहां से पकड़ लेती है और फिर टीम होटल में जाके अजीत चंडेला और अंकित चौहान दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। वहां पे राजस्थान रॉयल्स के ओनर शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और उसके साथ साथ राहुल द्रविड़, टीम मैनेजमेंट सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ क्या हो चुका है। और 16 मई 2013 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पूरे देश को बताया जाता है कि क्या हुआ है। राहुल द्रविड़ भी अपनी साइड से एक फॉर्मल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो काफी शॉक्ड हैं जो हुआ उस चीज से और राजस्थान रॉयल्स की टीम उनका फुल सपोर्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। वहीं देश की बात करें तो क्रिकेट से सबका मन उठ सा गया था। बीसीसीआई छोटे मोटे केसेस होते तो दबा देती, लेकिन अब बात चल रही थी बहुत बड़े टूर्नामेंट में और प्लेयर भी ऐसा इन्वॉल्व हुआ था जिसने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को। वो वर्ल्ड कप जिताने वाले प्लेयर का नाम आज शर्मिंदगी के साये में था। दिल्ली पुलिस इनको साथ में दिल्ली ले जाती है और इंटेरोगेशन इन प्लेयर्स का शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस पे एक बड़ा सवाल हो चुका था कि दिल्ली पुलिस इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन करके मुंबई आके प्लेयर लेके जा सकती है, तो मुंबई की पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतनी वीक कैसे रही? कैसे इतने बड़े स्टार प्लेयर को वो नहीं पकड़ पाए? आर पाटिल जो उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कई सवाल मुंबई पुलिस से पूछे। तब मुंबई पुलिस बोलती है कि हमारे पास में भी असद रौफ के खिलाफ सबूत हैं और हम भी वहाँ से कुछ बड़ा निकालने की तैयारी में हैं। फिर मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को इस केस के ऊपर बहुत तेजी से काम करने को बोला जाता है ताकि मुंबई पुलिस भी अपना दबदबा मीडिया के सामने दिखा पाए। फिर असद रौफ की इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले उनकी कॉल टेपिंग निकल के आती है विंदु दारा सिंह के साथ। असद रौफ पाकिस्तान से तो कनेक्टेड थे, साथ में वो विंदु दारा सिंह से भी रेगुलरली बात कर रहे थे। विंदु दारा सिंह जो दारा सिंह के बेटे थे। दारा सिंह जो एक प्रोफेशनल रेसलर थे, WWE के हॉल ऑफ फेम में उनका नाम इंडक्टेड है। NJPW तक में उन्होंने मैच किया है और वो एज एन एक्टर काम कर चुके थे रामायण के अंदर हनुमान के रोल के लिए जो बहुत फेमस था। साथ ही साथ वो एक बड़े पॉलिटिशियन भी थे। अब इतने पावरफुल आदमी के बेटे थे विंदु दारा सिंह जो खुद भी बड़े पॉपुलर थे, जो बिग बॉस 2009 को जीत भी चुके थे और उस टाइम पे एक जाने माने एक्टर थे। तो अब मुंबई पुलिस असद रौफ और विंदु दारा सिंह को टारगेट करने के लिए निकलती है, लेकिन मुंबई पुलिस को शॉक लग जाता है क्योंकि असद रौफ तो उसी दिन से फरार हो गए थे जिस दिन श्रीशांत, अंकित और अजीत को गिरफ्तार किया गया था। तो असद रौफ तो पाकिस्तान भाग गए, लेकिन विंदु दारा सिंह को पकड़ लिया गया था। वहीं विंदु दारा सिंह के फोन टैप करने के बाद एक और बड़ा नाम इस चीज में शामिल हो जाता है। वैसे विंदु कई बुकीज से तो बात कर ही रहे थे, साथ में वो गुरुनाथ मेयप्पन से भी बात कर रहे थे। अब गुरुनाथ मेयप्पन कौन थे? गुरुनाथ मेयप्पन थे एन श्रीनिवासन, उस टाइम के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के दामाद और सीएस के टीम के प्रिंसिपल भी थे, यानी कि टीम का उनको हेड मैनेजर माना जाता था। तो उनसे भी बहुत ज्यादा बात कर रहे थे विंदु दारा सिंह। अब एक तरफ विंदु दारा सिंह बुकीज से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुरुनाथ मेयप्पन से, तो वो भी शक के घेरे में आ चुके थे। और सीएस के टीम के प्रिंसिपल का नाम आना, जिसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे, तो मीडिया के अंदर अब तो हर किसी का नाम उछाला जाना ही
नहीं था, वहीं जनता भी समझ नहीं पा रही थी कि अब क्रिकेट में क्रिकेट रहा भी है कि नहीं। गेम के फेयरनेस को लेके भी काफी ज्यादा सवाल उठने लगे थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी, जिनको उस टाइम सब भगवान मान रहे थे, उनके मंदिर के अंदर ही चोरियां हो रही थी। फिर गुरुनाथ मेयप्पन की इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, जिसके अंदर पता चलता है कि बंदा तो 2011 से ही हैवी बैटिंग कर रहा है क्रिकेट में, 1 करोड़ तक की बैटिंग तो वो ऑलरेडी कर चुका था। जैसे ही ये बात खुलती है, सीएसके के ओनर्स डिसोन कर देते हैं मेयप्पन को और बोल देते हैं कि हमारा ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था इस बंदे से, ये नॉर्मल मैनेजर था बस। इन शॉर्ट पल्ला झाड़ लेते हैं पूरी तरीके से मेयप्पन से। वहीं विंदु दारा सिंह से भी और इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पता लगाने के लिए बुकीज और विंदु दारा सिंह के बीच में क्या कनेक्शन है, कैसे एक एक्टर को इतने सारे बुकीज के कॉन्टेक्ट मिल गए। फिर विंदु बताते हैं कि असद रौफ ने उनको सारे बुकीज के नंबर दिए थे। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चलता है कि जिन बुकीज के नंबर विंदु दारा सिंह के पास से मिले थे, उनमें से कई बुकीज के लिंक पाकिस्तान में बैठे बुकीज के साथ में थे। फिर पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का भी नाम इस केस के अंदर इन्वॉल्व होने लगा। मीडिया वाले छोटा शकील से कांटेक्ट करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, लेकिन छोटा शकील बता देते हैं कि उनका या दाऊद इब्राहिम का इस केस से कुछ लेना देना है ही नहीं, वो इस तरीके से पैसे कमाना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने कुछ भी माना नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बुकीज के पास कांटेक्ट तो किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर श्रीशांत, अजीत और अंकित के वॉइस सैंपल्स, हैंडराइटिंग सैंपल और कई तमाम सैंपल्स लिए जा रहे थे। वहीं इन प्लेयर्स के ऊपर मकोका भी लगा दिया जाता है। मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जो कि सिंपली पुलिस को और पावर दे देता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। किसी भी एक्यूज्ड का बेल ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिना चार्जेस के किसी भी सस्पेक्ट को डिटेन किया जा सकता है 30 दिन के लिए, या किसी का भी फोन टैप कर लेना। ये सब फायदे होते हैं मकोका लगाने के बाद। ये सारी पावर्स अगर नहीं मिले और नॉर्मली सब कुछ चले तो काफी ज्यादा पेपर वर्क लगता है और काफी ज्यादा टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में। फिर श्रीशांत के ऊपर और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन चलती है, जहां से पता चलता है कि श्रीशांत ने एक ही दिन में 2 लाख की शॉपिंग कर डाली थी और अपनी गर्लफ्रेंड को भी 35,000 रुपए का फोन दिलवाया था और सारी पेमेंट उन्होंने कैश में की थी। पुलिस को यहाँ पे भी शक था कि उन्होंने सारा बैटिंग का पैसा यहाँ पे यूज किया है। वहीं श्रीशांत के नाम पे एक कंपनी भी बैंगलोर में रजिस्टर थी, S36 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव था कोचिंग सेंटर्स बनाना, जिम्स बनाना और बैटिंग हाउसेस बनाना। इस कंपनी में श्रीशांत 74% के मालिक थे और उनके कोच पी शिव कुमार बाकी के शेयर होल्डर थे। जब पी शिव कुमार से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो श्रीशांत को डिफेंड करते हैं। वो बोलते हैं कि ये सारे उनके रिटायरमेंट के बाद के प्लान्स थे और बैटिंग हाउसेस की बात करें तो वो इंडिया के अंदर इलीगल है मानते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर लीगल है, तो वो वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे थे। यहाँ से श्रीशांत का बैटिंग की तरफ पुलिस को इंटरेस्ट नजर आता है। वहीं 9 मई की एक सीसीटीवी फुटेज भी निकल के आती है। चंडीगढ़ के टीम होटल में श्रीशांत और अंकित चौहान जीजू जनार्दन के साथ में देखे जाते हैं और वो पूरी रात उस लॉबी में ही घूमते नजर आते हैं। श्रीशांत का उस टाइम पे लड़कियों के साथ में भी काफी ज्यादा कनेक्शन बताया जाता है। इवन सीसीटीवी में भी वो एक लड़की के साथ में मौजूद थे, लेकिन उसके ऊपर बात करना मुझे सही नहीं लगता। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं और लड़कियों के साथ घूमना, रिलेशन रखना उनका पर्सनल चॉइस था। लेकिन अगर वो लड़कियां कहीं से भी बैटिंग में इन्वॉल्व होती तो इस बारे में और बात की जा सकती थी, बट ऐसा होता नहीं है। लड़कियों का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बैटिंग के अंदर। फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि श्रीशांत और अजीत चंडेला दोनों को 40 लाख रुपए मिले थे बुकीज की तरफ से और अजीत चंडेला ने ही अंकित चौहान को कन्विंस किया था 60 लाख रुपए में बुकीज के हिसाब से ओवर डालने के लिए। इन्वेस्टिगेशन और आगे चलती है तो एक और बड़ा नाम शामिल हो जाता है इस केस के अंदर और वो थे राजस्थान रॉयल्स के ओनर राज कुंद्रा। राज कुंद्रा ने तो खुद ही मान लिया था कि वो खुद की टीम के ऊपर ही बैटिंग किया करते थे। उनका एक दोस्त बुकी था जिसके साथ में वो बैटिंग किया करते थे। ये सुनने के बाद राजस्थान रॉयल्स उनको तुरंत सस्पेंड कर देती है। वहीं बीसीसीआई भी इतना सब सुनने के बाद अपनी खुद की कमीशन बनाती है इस पूरे मुद्दे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन तभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी संजय जगदले और ट्रेजरर अजय के तुरंत रिजाइन कर देते हैं। उनका कहना यह था कि बीसीसीआई की ये कमीशन तो कभी भी करप्शन से डील कर ही नहीं पाएगी। इनडायरेक्टली वो यही कहना चाहते थे कि एन श्रीनिवासन, जिनका खुद का दामाद ही मैच फिक्सिंग में फंसा हुआ है, तो वो कैसे सही डिसीजन देंगे। तो ऐसी कमीशन बना के मेयप्पन को बचाने की कोशिश तो की ही जा रही थी। वहीं राजीव शुक्ला जो उस टाइम पे आईपीएल के चेयरमैन थे, वो भी अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं क्योंकि आरोप उनके ऊपर भी लग रहे थे। सवाल उनसे भी किए जा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। कांग्रेस के एमपी होने के नाते और एक पॉलिटिशियन
कैप्टन होने के नाते उन्होंने समझदारी से अपना पल्ला झाड़ लिया ताकि वो अपनी इमेज को डैमेज होने से बचा सकें। वहीं श्रीनिवासन अपनी ही कमेटी बनाकर मेयप्पन और राज कुंद्रा को क्लीन चिट दिलवा देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये बायसनेस देख के सब कुछ खारिज करवा देती है। किस तरीके से क्रिकेट का मजाक बन रहा था, खेल भावना का मजाक बन रहा था, ये सब कोर्ट को नजर आ रहा था। इसीलिए कोर्ट खुद की एक कमेटी बनाती है, जस्टिस मुकुल मुग्दल कमेटी, जिस कमेटी के अंदर सौरव गांगुली को भी शामिल किया जाता है। फिर ये तो कंफर्म हो जाता है कि मेयप्पन बुकीज के साथ में कनेक्टेड थे और भर के इलीगल बैटिंग करते थे। वही MS धोनी को भी एक बार इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बुलाती है। सिर्फ उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन मीडिया ने तब तक उनकी इमेज के ऊपर बात पहुंचा दी थी। पूरा देश तब यही चाहता था कि धोनी की कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो यहाँ पे, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट इंडियन क्रिकेट को उस टाइम पे बर्बाद कर सकता था। फिर जब धोनी से पूछा जाता है कि मेयप्पन किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होते थे टीम के डिसीजंस के अंदर या फिर टीम की कोई भी स्ट्रेटेजी के अंदर उनका कोई रोल होता था, तो धोनी फिर इस पूरी बात के ऊपर यही स्टेटमेंट देते हैं कि मेयप्पन किसी भी टीम स्ट्रेटेजी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते थे और कोई टीम मीटिंग के अंदर भी उनका कोई रोल नहीं था और उनके हिसाब से कभी भी टीम के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किए गए। वही मीडिया भी पीछे नहीं हटती, मीडिया भी एक स्टिंग ऑपरेशन करती है उनके मैनेजर का। वहाँ पे भी धोनी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता। साक्षी धोनी और विंदु दारा सिंह की फोटो को भी बहुत वायरल किया जाता है, लेकिन वहाँ से भी धोनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं मिलता। सो धोनी के साथ तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन मीडिया ने उस टाइम कोई मौका नहीं छोड़ा था उनकी इमेज को खराब करने का। वही बात करें CSK और राजस्थान की टीम्स की, तो इस सब के बाद उनकी इमेज तो खराब होनी ही थी। फिर 13 सितंबर 2013 को अंकित चौहान और अजीत चंडेला को लाइफ बैन दे दिया जाता है, लेकिन उनको जेल वगैरह नहीं होती। 28 मार्च 2014 को BCCI फोर्स करती है एन श्रीनिवासन को रिजाइन करने के लिए। एन श्रीनिवासन बहुत कोशिश करते हैं अपनी चेयर बचाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको BCCI में कोई भी पोजीशन होल्ड करने से बिल्कुल मना कर देती है और वहीं CSK और राजस्थान की टीम को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। लोधा कमेटी, जो कि BCCI की कमेटी थी, उसके द्वारा राज कुंद्रा और मेयप्पन के ऊपर लाइफ टाइम बैन लग जाता है कि BCCI और IPL की कोई भी एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। विंदु दारा सिंह को जेल तो होती है, लेकिन बाद में उनकी बेल हो जाती है क्योंकि उनका डायरेक्ट बैटिंग करने का कोई सबूत नहीं मिला था, बस उनके लिंक्स मिले थे। जीजू जनार्दन को भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि उनके अगेंस्ट भी कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाए थे। और फाइनल वर्डिक्ट के बाद 2019 में श्रीशांत का लाइफ बैन हट जाता है। 2021 में अंकित चौहान का भी लाइफ बैन हट जाता है, लेकिन अजीत चंडेला का बैन नहीं हटता, क्योंकि अजीत चंडेला वो थे जो प्लेयर्स को बुकीज से कनेक्ट कर रहे थे और वो फ्यूचर की भी मल्टीपल डील्स कर चुके थे बुकीज के साथ में। इस सब के बीच में इन तीनों प्लेयर्स का करियर तो खत्म हो जाता है, साथ ही साथ इंडियन ऑडियंस को भी मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग जैसी चीजों के बारे में पता चलता है। ये धक्का BCCI के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बाद चीजें बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं वो फ्रेंचाइज क्रिकेट की भी, और उसी वजह से आज तक IPL चल पा रहा है। आज के टाइम पे BCCI ने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है क्रिकेट को, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम पूरी तरीके से मैच फिक्सिंग से फ्री हो चुके हैं? सो दोस्तों, ये थी क्रिकेट की अनटोल्ड स्टोरीज का पहला एपिसोड। अब आप किसकी स्टोरी डिटेल में सुनना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताइए।